हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आस्था श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द इम्पीरियल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने इस सीरीज़ में एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट किया था, जिसके कुछ क्वेश्चन यानी 35 क्वेश्चन के अप्रॉक्स हम लोगों ने कल देख लिया था। ठीक है, उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे और इस चैप्टर को हम लोग इस सब्जेक्ट को हम लोग 3 दिन में ख़त्म करने का टारगेट लिए हैं, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग 3 दिन में ख़त्म कर लेंगे। एक दिन आपका हो चुका है, आज दूसरा दिन है और तीसरे दिन यानी कि कल ये पूरा एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हो जाने वाला है। और ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ये आपके आने वाले एग्ज़ाम जो 70th बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, जितने सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये सारे जो भी क्वेश्चन है ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि बीपीएससी के पिछले एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आया था वही यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा। बाकी किसी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें नहीं दिया गया है। ये जो बुक है ये घटना चक्र पूर्वावलोकन वाली बुक है, जिसमें सिर्फ बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है। कह रहा है कि ब्राह्मी लिपि जो है, तो आप सभी जानते होंगे कि एक ब्राह्मी लिपि है, एक खरोष्ठी लिपि है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा है। तो पहली बात कि ब्राह्मी लिपि जो लिखी जाती थी वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ये आप सभी जानते होंगे कि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ठीक है, अब इसको याद करने का हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में कि बाएं से दाएं और दाएं से बाएं जो ये आता है कॉन्सेप्ट, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो ब्राह्मी है वो ब से स्टार्ट होता है, तो बाएं से दाएं। ठीक है, यानी कि पहले बाएं आएगा तब दाएं आएगा, और उसके बाद बचा खरोष्ठी लिपि, तो वो दाएं से बाएं लिखा जाएगा। इसको इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप लोग याद कर सकते हैं। ये कह रहा है कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो इसका सही आंसर आप लोग जानते होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिया है कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अशोक का शिलालेख जो था ब्राह्मी लिपि में, उसको पढ़ने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है, तो इसका भी आंसर जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। यानी कि अशोक का जो ब्राह्मी लिपि में शिलालेख था उसी को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले यानी सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये कह रहा है कि सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में, डेट याद रख लेंगे ईस्वी, 1837 ईस्वी में 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों जो कि ब्राह्मी लिपि में था का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवानाम्पीय की पहचान सिंघल के राजा तीस से कर डाली। यानी कि जो अशोक के लिए लिखा है कि देवनाम्पीय है, ठीक है, देवों के प्रिय हैं, उनका जो चर्चा किया गया है वो अशोक से ना करके सिंघल के राजा तीस से कर डाला है। ठीक है, कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुश्रुतियों, द्वीप वंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अंततः वर्ष 1915 में मास्की जो कि कर्नाटक में स्थित है से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। यानी कि इसमें जो देवनाम्पीय जो नाम मिल रहा है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो अशोक के लिए किया गया है। इसको याद रख लेंगे। और सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय किसको गया है, तो ये जेम्स प्रिंसेप को गया है, ये भी याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम पूछ रहा है कि क्या है। ये आप लोग को बहुत बार ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला होगा। ये आप लोग को पता होगा कि जो मेगास्थनीज की पुस्तक है उसका नाम इंडिका है। ठीक है, उसका नाम क्या है, इंडिका है। ये किसके, मेगास्थनीज किसके दरबार में था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने इंडिका लिखा था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। ये यहाँ से ये भी क्वेश्चन याद रख लेंगे कि अगर पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये किसके समकालीन था, तो सिकंदर के समकालीन था। ठीक है, सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निर्याकस, अनेसिक्रियस, अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। ठीक है, विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है।
आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है, तो इंडिका अगर दिया रहेगा ऑप्शन में तो इंडिका सही हो जाएगा, क्योंकि जो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है उसमें मौर्य साम्राज्य का विवरण किया गया, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। उम्मीद है आप लोग को ये सारे क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे होंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो आप अभी ही आपके साथ और भी लोग जो तैयारी कर रहे होंगे उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 38 कि इंडिका का लेखक कौन था। तो अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा एक्सप्लेनेशन में कि इंडिका जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। और इंडिका में किस साम्राज्य का वर्णन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया गया है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ये क्वेश्चन 56 to 59 बीपीएससी प्री 2015 में पूछा गया है, यानी कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को यहाँ से अंदाज़ा लग जाएगा कि किस किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, उस चैप्टर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही अगर आपसे मेरे साथ में अगर आप बना रहे हैं तो आपसे अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है तो समझिए कि आप रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं। अगर कुछ थोड़ा कमी रह जा रहा है तो आप रिवीजन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम नहीं है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। और यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिका में किस नगर के प्रशासन का वर्णन किया गया है, तो पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है, इसको याद रख लेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। यानी कि इंडिका में ऐसा लिखा गया है कि जो पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन था ये 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा किया जाता था, इसको भी याद रख लेंगे। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। यानी कि उस समय जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था तब पाटलिपुत्र में करों का चोरी जो करता था उसको मृत्यु दंड का सजा दिया जाता था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अतः विकल्प बी सही उत्तर है, मतलब कि इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। ये आप लोग को पता होगा, यहाँ मेगास्थनीज होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। हमारा क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि मेगास्थनीज दूत था। अभी पिछले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने देखा कि जो मेगास्थनीज था वो किसका दूत था, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल्यूकस निकेटर का दूत था मेगास्थनीज, जो कि किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, इसको याद रख लेंगे, ठीक है। और चंद्रगुप्त किसके समकालीन था, तो सिकंदर के समकालीन था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। ये भी याद रख लेंगे कि जो मेगास्थनीज था ये यूनानी राजदूत था, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि मेगास्थनीज कहाँ का था, तो यूनान का था, इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। मतलब कि जब मेगास्थनीज भारत आया था, पाटलिपुत्र का वर्णन किया, मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया, या फिर उस समय भारत में जो भी कुछ देखा वो किस पुस्तक में वर्णन किया उसका, तो इंडिका में उसका वर्णन किया है, इसको ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। हमारा क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, ठीक है। मौर्य सम्राट कह रहा है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगर पूछे कि अंतिम शासक इसका कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहद्रथ। कौन था, ऑप्शन डी, बृहद्रथ। यानी कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट था बृहद्रथ, और इसकी स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, किसका, मौर्य साम्राज्य का। आगे कह रहा है कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी, इसको भी याद रख लेंगे कि बृहद्रथ का मृत्यु किसने किया था, तो इसी का सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और इन्होंने शुंग वंश का स्थापना किया था, ठीक है, किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41।
हमारा क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। कह रहा है कि यहाँ पे आपके सामने कई अभिलेख देखने के लिए मिलेंगे, इसमें से रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां किस अभिलेख में वर्णित है। ठीक है, किस अभिलेख में वर्णित किया गया है, तो यहाँ है जूनागढ़ अभिलेख में, भीतरी अभिलेख में, नासिक अभिलेख में या सांची के अभिलेख में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, यानी कि रुद्रदामन प्रथम का उपलब्धि किस अभिलेख में है, तो जूनागढ़ अभिलेख में। इसको याद रख लेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि गुजरात के जूनागढ़ से, ठीक है, ये याद रख लेंगे कि जूनागढ़ कहाँ है, तो गुजरात में है। इसको भी ध्यान में रखेंगे कि गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसको भी ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो जूनागढ़ का रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में, और किस लिपि में लिखा गया है, तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसको ध्यान में रख लेंगे। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। कौन सा अभिलेख, मतलब अभी तक जितने भी संस्कृत अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। इसको भी ध्यान में रखेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बना के पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। हमारा क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। यहाँ पे जो भी राजा का नाम दिया गया है इनमें से जैन धर्म के प्रति किसका भारी झुकाव था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खारवेल। ठीक है, किसका जैन धर्म के प्रति झुकाव था, तो खारवेल का। ठीक है, आगे कह रहा है कि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल, ये किस वंश का था, तो यहाँ से आप लोग पता कर सकते हैं कि कलिंग का चेदी वंश का शासक था कौन, खारवेल। प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा, जिसको ओडिशा के नाम से भी जानते हैं, प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से, हाथी गुम्फा से उसका एक बिना, मतलब जिसमें कोई डेट नहीं दिया गया है, वैसा एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। अगर ऐसा पूछे कि खारवेल के इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत क्या है, तो वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, कौन सा, हाथी गुम्फा अभिलेख। आगे कह रहे हैं कि इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, किसका, खारवेल का। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन बना कि हाथी गुम्फा जो अभिलेख है ये किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में है। इसको भी याद रख लेंगे। आगे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था। कह रहा है कि कलिंग नरेश जो खारवेल हैं इनका संबंध किससे था, तो कह रहा है महामेघवाहन वंश से, दूसरा कह रहा है चेदी वंश से। तो ये हमारा दोनों ऑप्शन सही हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ई जो है, ठीक है, ऑप्शन ई जो हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक जो था वो महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। ठीक है, अब यहाँ से चेदी वंश राजवंश मिला और इसका संस्थापक कौन था, तो महामेघवाहन नामक एक व्यक्ति था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको दोनों नाम दिखेंगे, महामेघवाहन वंश और चेदी वंश। ठीक है, इसलिए दोनों आंसर इसका हो जाएगा। आगे कह रहा है कि अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ा। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। इसको ध्यान में रखेंगे कि चेदी राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक पूछे अगर कि कौन हुआ, तो वो खारवेल हुआ। ठीक है, खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठा के आपसे पूछा जा सकता है कि खारवेल का इतिहास जानने का, इतिहास के अध्ययन करने का एकमात्र साधन क्या है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख है। इससे खारवेलों के बारे में पता चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ये कह रहा है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। कह रहा है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो ये आप सभी को पता होगा कि प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त।
इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ से आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिला, ऐसे बुक और उसका ऑथर पूछता रहता है, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया अगर पूछे कि किसकी रचना है तो विंसेंट स्मिथ का है। ये याद रख लेंगे कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी रचना है तो विंसेंट स्मिथ का है, ठीक है। में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, यानी कि किसके बुक में इसको यानी कि समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा गया है तो विंसेंट स्मिथ के अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा गया है, ठीक है। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, इसके लेखक हरिसेन है। अगर आपसे ये भी पूछे कि समुद्रगुप्त के विजयों का विवरण किस में मिलता है तो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, और प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है तो हरिसेन ने की है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान में रख लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया, कह रहा है कि वो कौन सा गुप्त सम्राट था जिसने हुनों को पराजित किया था, तो 4 ऑप्शन है जिसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो था उसी ने हुनों को पराजित किया था, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में यानी कि 455 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछे कि हुनों का आक्रमण कब हुआ था तो 455 ईस्वी में हुआ था, तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। स्कंदगुप्त के काल में ही हुनों का आक्रमण हुआ था, इसलिए ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कंदगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। यूएस राय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता खुशनेवाज था, ठीक है। हुन आक्रमण का नेता कौन था तो खुशनेवाज था। किसके अनुसार? यूएस राय के अनुसार। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया, ठीक है। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया, यानी कि हुन जब आक्रमण किए तो उसका कुछ उतना निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन हुनों के आक्रमण के कारण ही जो गुप्त वंश था उसका पतन धीरे धीरे सुदृढ़ होता गया, यानी कि पतन की ओर वो धीरे धीरे बढ़ते गए और अंततः 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में उत्तर पश्चिम भाग में हुनों ने कब्जा करके रख लिया था, ठीक है। इसको भी ध्यान में रख लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। हमारा क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है। कह रहा है कि किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिना जोती हुई जंगली भूमि को, ठीक है। बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता है। और अपरहत क्या था तो ये टैक्स था, राजस्व कर था, ठीक है। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो, ठीक है। बिना जोती हुई भूमि क्या है? जिस पर खेती न की गई हो, अपरहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद या टर्म था। क्या था? गुप्तकालीन जो राजस्व व्यवस्था थी उसका एक पद या टर्म था, क्या? अपरहत भूमि, ठीक है। और बिना जोती हुई भूमि से ये संबंधित है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ये कह रहा है कि चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा की थी। कह रहा है कि चीनी यात्री जो संयुगन था, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुगन जो था वो कहाँ का यात्री था, तो आप आंसर देंगे कि चीनी यात्री था। और यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा कब की थी, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा आंसर, 515 से 520 ईस्वी में। यानी कि चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा कब की थी, तो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक के दौरान किया था। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि चीनी यात्री संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। इसको भी याद रख लेंगे कि अगर पूछे कि संयुगन जो था, जो चीनी यात्री, वो कितने वर्ष भारत का यात्रा किया, कितने वर्षों तक, तो 3 वर्षों तक किया था, ठीक है। कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। हमारा क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत का यात्रा किया था, तो ये आप सभी जानते हैं कि वेनसांग जो था ये हर्षवर्धन के काल में
आया था, भारत का यात्रा किया था, और ह्वेनसांग कहाँ का यात्री था, तो चीन का यात्री था। आपको यहाँ से क्वेश्चन में भी इसका आंसर मिल सकता है कि ह्वेनसांग कहाँ का था, चीनी यात्री था, और ये किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन 56 और 59 बीपीएससी प्री 2015 में पूछा गया है, यानी कि ये चैप्टर जो है ये इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन के बारे में या फिर ह्वेनसांग के बारे में यूरोपीय यात्रियों का विवरण, चीनी यात्रियों का विवरण आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि हर्षवर्धन के समय की प्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। उस अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे CU की कहा जाता है। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिला, अगर पूछे कि ह्वेनसांग जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था उसका यात्रा वृत्तांत जो है वो किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो CU की के नाम से जानते हैं। इसको भी याद रख लेंगे। ठीक है, जो वो ग्रंथ लिखा भारत आने के बाद, जो ग्रंथ लिखा वो था CU की। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन नंबर 49। हमारा क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है। कह रहा है कि कल्हण की पुस्तक जो थी उसका नाम क्या है, तो ये आप सभी जानते होंगे कि कल्हण की पुस्तक थी राजतरंगिणी। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि कल्हण ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। यहाँ से आप लोग ये जान सकते हैं कि कल्हण ने जो राजतरंगिणी पुस्तक लिखा है उसमें किसका विवरण किया है, तो कश्मीर के इतिहास का विवरण किया। ठीक है, इस ग्रंथ की रचना कल्हण ने जय सिंह के शासनकाल में पूर्ण किया। अब जय सिंह कौन था, तो कश्मीर का राजा था, कश्मीर का शासक था कौन, जय सिंह। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की है। इसको भी ध्यान रख लेंगे। यहाँ से कई क्वेश्चन आपको मिला, कई क्वेश्चन के आंसर मिले हैं आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य का अगर प्रधानमंत्री पूछे तो वो कौन था, तो चाणक्य था। और चाणक्य कौन थे, तो राजनीति शास्त्र के जनक थे, और उनकी पुस्तक का क्या नाम था, तो अर्थशास्त्र। ये आप लोग को पता होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। हमारा क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। कह रहा है कि ओदंतपुर जो शिक्षा का केंद्र है वो किस राज्य में अवस्थित था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। अब आप सोचेंगे कि बिहार के किस स्थान पर है, तो ये बिहार शरीफ में है। कहाँ पे है, बिहार शरीफ, बिहार शरीफ। ठीक है, यानी कि ओदंतपुर शिक्षा का केंद्र जो है ये बिहार में था और बिहार के बिहार शरीफ में स्थित था। इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि ओदंतपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। अगर पूछे कि ओदंतपुर जो शिक्षा का केंद्र था उसकी स्थापना किसने किया, तो पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने किया था। किसने किया था, पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने। अगर पूछे कि ओदंतपुरी जो शिक्षा का केंद्र था ये किस वंश द्वारा स्थापित किया गया, तो ये भी याद रख लेंगे कि पाल वंश द्वारा किया गया। अगर पूछे किसके द्वारा किया गया, तो इसके प्रथम शासक गोपाल द्वारा किया गया। इसको याद रख लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ये कह रहा है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। पूछ रहा है कि कर्नाट वंश जो था इसका संस्थापक कौन था, तो ये आप सभी जानते होंगे कि कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। ठीक है, इसको याद रख लेंगे, कौन था, नान्यदेव। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव 1097 से 98 ईस्वी थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था। अब इसको भी याद रख लेंगे कि कर्नाट वंश का जो संस्थापक था वो नान्यदेव था, और इसने कर्नाट की राजधानी किसको बनाया था, तो सिमरावगढ़ को बनाया था। इसको याद रख लेंगे। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से 1325 ईस्वी मिथिला का स्वर्ग युग कहा जाता है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिथिला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। अगर कहेगा कि मिथिला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52।
ये कह रहा है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। अभी हम लोगों ने देखा कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो नन्यदेव था, और यहाँ पूछ रहा है कि अंतिम शासक कौन था, तो ये हरि सिंह था। इसको याद रख लेंगे कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। अब इनके बारे में लिख रहा है कि कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ठीक है, ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी, इसको भी याद रख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। हमारा क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई। कह रहा है कि अछूत की अवधारणा किस काल में स्पष्ट रूप से उद्धृत हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्र के समय में ही इनको बांट दिया गया था। कैसे? चार वर्णों में बांट दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। ठीक है, जब धर्मशास्त्र का समय चल रहा था तब इसको 4 वर्णों में बांट दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, कह रहा है कि धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अंबस्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। ठीक है, पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। जो निर्वसित शूद्र थे यही अस्पृश्य माने जाते थे। और अगर इसका क्वेश्चन देखें हम लोग कि अछूत की अवधारणा इस काल में हुआ, तो धर्मशास्त्र के समय में हुआ था, क्योंकि इसी समय 4 वर्णों में समाज विभक्त हो गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। हमारा क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था। ठीक है, कह रहा है कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था, तो कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। कनिष्क के समय बौद्ध सभा कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। यानी कि ये कौन सी बौद्ध सभा थी? तो चौथी बौद्ध सभा थी, जिसमें कनिष्क का जो कनिष्क के राज्यकाल में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने। अगर आपसे पूछे कि बौद्ध सभा की चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र ने। और किसके काल में हुआ था? तो कनिष्क के काल में। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया। और आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। यहाँ से आप लोगों को एक और क्वेश्चन मिला कि जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो महात्मा बुद्ध की ठीक मृत्यु के तत्काल बाद हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। ठीक है, इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? तो अजातशत्रु के काल में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ठीक है, किसने किया था? महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों पश्चात वैशाली में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था किसके काल में? अजातशत्रु के काल में। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ? कालाशोक के काल में। ठीक है, इसके अध्यक्ष आचार्य साबकमीर या सर्वकामिनी इनको कहा जाता था, ये थे। यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो साबकमीर थे। ठीक है, इसको याद रख लेंगे। आगे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। हम लोग देखें कि प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, जो कि पिछले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में हम लोग देख चुके हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। इसको याद रख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। हमारा क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ, किस स्थान पर? यानी कि महापरिनिर्वाण के किस नाम से जानते हैं? तो जब उनकी मृत्यु हुई थी उसी को हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते थे। ठीक है, भगवान बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण यानी उनके देह त्याग को हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं।
यही कह रहा है कि जब उनकी मृत्यु हुई थी उसके बाद जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में देखे कि राजगृह या राजगीर में हुआ था, ठीक है, इसको याद रख लेंगे। यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो राजगृह या राजगीर में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। हमारा क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख किया गया है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेलन करना है। स्तंभ 1 में उनके बारे में लिखा गया है, उनकी 4 घटनाओं का विवरण किया गया है, और स्तंभ 2 में कि वो घटनाएं जो है वो कहाँ पर हुई थी, ठीक है। तो यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप सभी जानते हैं कि ये लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति हम सभी जानते हैं कि बोध गया में हुआ। कब, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक है। प्रथम प्रवचन अगर पूछे तो ये सारनाथ में हुआ था, ये भी आप जानते हैं। और निधन कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर या इसी को कुशीनारा के नाम से जानते थे। यानी कि गौतम बुद्ध का निधन कहाँ हुआ, तो कुशीनगर या कुशीनारा में हुआ। जन्म कहाँ हुआ, तो लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। और प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था, तो सारनाथ में। इसको ध्यान में रख लेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी। इसको भी ध्यान में रख लेंगे। काशी के ऋषि पत्तन या सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। ये क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग कल वाले वीडियो में किए हुए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं उसको, ठीक है। आगे कह रहा है इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, तथा कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक है। इनके प्रथम उपदेश को किस नाम से जानते हैं, तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। और इनकी मृत्यु को किस नाम से जानते हैं, तो महापरिनिर्वाण के नाम से। इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। हमारा क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो अभी हम लोगों ने देखा कि बोध गया में महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन हाल फिलहाल 67 बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया है। तो आप लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म को अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। इससे हो सकता है कि इस बार भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ, कहाँ बनाया गया महाबोधि मंदिर, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वहीं पर बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। इसको ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। ये कह रहा है इसका एक्सप्लेनेशन कि बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। इसको याद रख लेंगे। यह जो मंदिर है ये पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बना है। हो सकता है आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कुछ स्थान दे दिया जाए और आपसे पूछे कि इनमें से किसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये बोध गया में जो बनाया गया है मंदिर, उसका यही महाबोधि जो मंदिर है उसी को दिया गया है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, महाबोधि मंदिर को, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। हमारा क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। ऐसे तो गौतम बुद्ध को हम इंसान जानते थे, लेकिन एक देवता के रूप में कब उनको स्थान प्राप्त हुआ, तो कनिष्क के काल में। किसके काल में, कनिष्क के काल में उनको एक देवता के रूप में माना गया, ठीक है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि कनिष्क के शासन काल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। अगर आपसे पूछे कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, तो जो बौद्ध धर्म था वो महायान और हीनयान में बट गया था। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे कह रहा है कि महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। किस शाखा में, महायान शाखा में। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई, ठीक है। इसको याद रख लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61।
हमारा क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। गणतंत्रात्मक व्यवस्था पूछ रहा है कि विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो थी वो ईसा पूर्व 6ठी सदी में कहाँ थी, तो वैशाली में थी। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहां महाजन पदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। किस टाइम पे, तो 6ठी सदी में। ठीक है, वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वज्जी जो था वो कितने राज्यों का एक संघ था, तो 8 राज्यों का एक संघ था। ठीक है, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 62 कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। किसमें 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो ये आप सभी जानते होंगे कि अंगुत्तर निकाय जो है इसी में 16 महाजनपदों की एक सूची उपलब्ध किया गया है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय के नाम से जाना जाता है में 16 महाजनपदों या 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। ये कौन कौन से हैं, तो अंग है मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। यानी कि ये जो 16 नाम दिख रहे हैं, ये जो 16 नाम है यही उस समय के 16 महाजन पद थे। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। इन सभी महाजन पदों में एकमात्र महाजन पद अस्मक जो था वो दक्षिण भारत में स्थित था। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो 16 महाजन पद थे उसमें एकमात्र कौन सा ऐसा महाजन पद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था, तो वो हो जाएगा अस्मक। ठीक है, अस्मक महाजन पद दक्षिण भारत में एकमात्र ऐसा महाजन पद था जो कि स्थित था। ठीक है, जन वसव सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ नाम कुछ भिन्न प्रकार से हैं, मतलब नाम में कुछ अंतर है, लेकिन इसमें भी यानी कि भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का ही उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। हमारा क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग पूछ रहा है कि कौन सा है। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने किया था, तो कुमार गुप्त ने किया था। किसने किया था, कुमार गुप्त। ठीक है, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके नाम में गुप्त आया है, तो ये किस वंश से स्थापित हो सकता है, तो गुप्त वंश से। ठीक है, किससे, गुप्त वंश से। और इसकी स्थापना किसने किया था, तो कुमार गुप्त ने। अब इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, कहाँ है, दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट है। इसके ध्वंसावशेष बड़ा गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। किसके समय में आया था, गुप्तों के समय में। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने दान दिया था। ठीक है, तो आपके सामने अगर नाम दे दिया कि कुमार गुप्त प्रथम ने, बुद्ध गुप्त ने, तथागत गुप्त ने या बालादित्य ने, तो ये पांचों नाम जो है, ये चारों पांचों जो नाम हैं ये सारे सही हो जाएंगे, क्योंकि सबने नालंदा विश्वविद्यालय को दान दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। हमारा क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। कह रहा है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो किस लिए विश्व में प्रसिद्ध था। तो हम सभी जानते हैं कि नालंदा जो विश्वविद्यालय था ये बुद्ध धर्म से संबंधित था। तो जो बौद्ध धर्म दर्शन था इसी के लिए नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो विश्व भर में प्रसिद्ध था। ठीक है, यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 65 कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में जो मनसबदारी व्यवस्था थी इसको क्यों लागू किया गया था। ठीक है, तो ये इसलिए लागू किया गया था कि सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। ठीक है, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हो जाए, इसीलिए मनसबदारी व्यवस्था लाई गई थी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी। अगर पूछे कि मनसबदारी व्यवस्था क्या थी तो ये एक प्रशासनिक व्यवस्था था। ठीक है,
जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि मनसबदारी जो व्यवस्था थी ये किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर से संबंधित है। ठीक है, मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी। पहला, पदाधिकारी का वरीयता क्रम, दूसरा वेतनमान तथा तीसरा सैनिक उत्तरदायित्व। इसको पढ़ने के बाद हम उम्मीद लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जरूर सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु किया गया है। ठीक है, सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नकद या जागीर प्रदान की जाती थी। ठीक है, इसके आगे जो क्वेश्चन है वो 66 नंबर क्वेश्चन है। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, मतलब एक कथन ए दिया है और एक कारण आर दिया गया है। कह रहा है कि नीचे जो 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इससे हमको पता लगाना है कि कौन सा सही है या दोनों सही है। ठीक है, पहला कह रहा है कथन कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। कह रहा है कि जो 12वीं शताब्दी है उसके अंत तक नालंदा महाविहार जो है उसका पतन हो गया था। और किसने इसका पतन किया था, तो आप सभी जानते हैं कि बख्तियार खिलजी जो था वो नालंदा महाविहार को जला दिया था। ठीक है, कारण आर कह रहा है कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। ये भी सही है, यानी कि कथन ए सही है, कारण आर भी सही है। लेकिन अगर व्याख्या की बात करें तो जो कारण आर है ये कथन ए की सही तरह से व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों ए और आर सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, अभी हम लोगों ने देखा कि वर्तमान राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण, जो कि बख्तियार खिलजी था, के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। ठीक है, बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। ठीक है, इसको भी ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। कह रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष था वो किस शताब्दी में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में, जो कि पिछले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखे थे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार। ठीक है, इसको याद रख लेंगे कौन था, राजा बिंबिसार था। लगभग 544 से 492 ईस्वी पूर्व था। और बिंबिसार किस वंश से संबंधित था, तो हर्यक वंश से। हम लोगों ने कल ही देखा था कि बिंबिसार किस वंश से संबंधित था, तो हर्यक वंश से। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि मगध की राजधानी कौन सी थी। कह रहा है कि मगध की राजधानी कौन सी थी। अब यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे अगर देखा जाए तो मगध की राजधानी कई सारी रही हैं, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्प में 2 विकल्प ए और सी, ये आप सभी जानते हैं कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भी रही है और गिरिव्रज, जिसको राजगृह के नाम से जानते हैं, ये भी रहा है। ठीक है, और ऑप्शन ई दिया नहीं है, इसलिए इसमें स्टार लगाया हुआ है। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। इसका भी एक्सप्लेनेशन हम लोग कल वाले वीडियो में किए थे कि उदयन ने अपनी राजधानी जो राजगृह थी उसको हटाकर कहाँ किया था, तो पाटलिपुत्र किया था। और पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने ही किया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। अगर आपसे पूछा जाए कि मगध पर शासन करने वाला पुराणों के अनुसार पहला राजवंश कौन सा था, तो बृहद्रथ वंश था। इसको ध्यान में रखेंगे। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। अगर पूछे कि मगध साम्राज्य में गिरिव्रज को राजधानी किसने बनाया था, तो किसने बनाया था, जरासंध ने। और जरासंध किस वंश का था, तो बृहद्रथ वंश का था। इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 69 कि प्राचीन महाजन पद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी।
तो अभी हम लोगों ने देखा कि प्राचीन जो महाजनपद मगध था, इसकी प्रथम राजधानी की अगर बात करें तो राजगीर या गिरिव्रज था। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ई जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, एक से अधिक। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 70 कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। कह रहा है कि नंद वंश जो था उसके पश्चात मगध पर किस वंश ने शासक किया, तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश ने। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके बारे में कह रहा है कि नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई, यानी कि नंद वंश की स्थापना किस वंश के बाद किया गया, तो शिशुनाग वंश का अंत करके किया गया। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए और वे 9 राजा कौन कौन थे इसको भी ध्यान में रख लेंगे। उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महापद्म के नाम से किसको जाना जाता है, तो उग्रसेन को। ठीक है, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशानक, दशसिद्धक, कैवर्त तथा धननंद। ठीक है, इसको याद रख लेंगे। आगे कह रहा है कि नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। अतः स्पष्ट है कि विकल्प ए सही उत्तर है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर धनानंद का अंत किया और किस वंश का स्थापना कर दिया, तो मौर्य वंश का स्थापना कर दिया। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन नंबर 71। हमारा क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है। कह रहा है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है वह ग्रंथ, यानी कि किसका ग्रंथ है, तो ये विशाखदत्त का है। ठीक है, इसको याद रख लेंगे, किसका है, विशाखदत्त का। इनका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस। यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन मिला कि मुद्रा राक्षस जो है ये किसकी रचना है, तो विशाखदत्त का है। और इसमें किसका वर्णन है, तो मौर्य साम्राज्य या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया। ये भी याद रख लेंगे कि मुद्रा राक्षस में अगर पूछे कि वृषल या कुलहीन के नाम से किसे कहा गया है, तो ये चंद्रगुप्त को कहा गया है। ठीक है, 18वीं शताब्दी ईस्वी में ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है, देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वंचितक, या इसी को अभिसारिका बंधितक या अप्राप्य के नाम से जाना जाता है। इसको भी ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। हमारा क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। कह रहा है कि मगध का कौन सा राजा था जो कि सिकंदर महान के समकालीन था, तो सिकंदर महान के समकालीन जो था वो धनानंद था। ये आप लोग को पहले से पता होगा कि धननंद या इसी को धनानंद भी कहते हैं, ये जो था ये सिकंदर की समकालीन था। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक धनानंद या धननंद था जो सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। ये भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि यूनानी लेखक जो थे वो अग्रमीज के नाम से किसे जानते थे, तो ये हो जाएगा धनानंद को। ठीक है, किसको, धननंद को। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति कहा था। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि धनाढ़ यानी कि धनी व्यक्ति, तो वो किसके नाम से हम लोग उम्मीद लगा सकते हो सकता है कि धनानंद, इसका नाम धनाढ़ व्यक्ति के नाम से इसको जानते थे। ठीक है, भद्रशाल उसका सेनापति था। कौन था, भद्रशाल, यानी कि धनानंद का सेनापति कौन था, भद्रशाल। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन नंबर 73। हमारा क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका। ठीक है, कह रहा है कि पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो है वो किसका बना था, तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ था, ये सिर्फ लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है,
सिर्फ लकड़ी का बना हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो स्पूनर महोदय को जाता है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे हम लोग इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य